सरकारें जब भी आपसे कुछ कहती हैं या कुछ वादे करती हैं तो या तो उन्हें लिख करके रख लीजिए या उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि गिरगिट की तरह सरकार ने भी अब रंग बदलना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोलतंत्र। मैं देश नहीं बिकने दूंगा से शुरू की गई 2014 की पारी 2020 पर भी नहीं पहुंच पाई और रेलवे को बेचने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहला ऐसा ठोस कदम उठाया है, इससे पहले भी LIC के हालात आप देख सकते हैं, मेट्रो के हालात आप देख सकते हैं। देश की कई बड़ी संस्थाएं, कई सरकारी निकाय जिसमें देश के वायु सेवा भी है, देश की रेलवे सेवा भी है, देश के ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, कई बड़े मार्ग भी हैं, सबको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इसके अलावा जो सरकारी निकाय जिससे देश की मजबूती बनती थी उन्हें भी धीरे धीरे कमजोर किया गया। LIC एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भीतर से तोड़ कर रख दिया है। देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले मोदी जी ने 2014 में जब अपने देश में सरकार बनाई और पारी की शुरुआत की, उससे पहले बीजेपी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन 2014 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने सबसे पहला काम प्राइवेटाइजेशन ही शुरू किया। ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने जिस मुंह से प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया था उसी मुंह से प्राइवेटाइजेशन की माला जपना शुरू कर दी। सरकार ने रेलवे को बेचने की नई पॉलिसी शुरू की है कि रेलवे ऑन सेल हो चुकी है। आपके पास पैसा है तो आप देश की रेलवे खरीद सकते हैं। लोगों के तर्क ये है और सरकार का तर्क ये है कि अगर आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ये तमाम चीज़ें देश को मुनाफा देने की स्थिति में नहीं है, तो इन्हें बेच करके मुनाफा क्यों ना कमाया जाए। क्यों इससे फ़ायदा ये होगा कि इनकी सुविधाएं बेहतर होंगी, देश को आर्थिक लाभ मिलेगा और विकास होगा। लेकिन समस्या उस शब्द के साथ है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है। वो शब्द है भारतीय रेल, भारतीय वायु सेवा। भारतीय शब्द का अर्थ होता है वो तमाम सेवाएं जो ज़रूरत की हैं आम आदमी की, सरकार उन्हें अपने हाथ में रखेगी ताकि उन पर किसी एक व्यक्ति का, एक संस्थान का आधिपत्य ना हो जाए और देश का एक बड़ा हिस्सा जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वो उससे महरूम ना रह जाए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं चप्पल पहनने वाले आदमी तक को इस देश के प्लेन में बैठते हुए देखना चाहता हूं और यही विकास की अंतिम सीढ़ी होगी, तो उस वक्त ये बात साफ हो गई थी कि अब देश की वायु सेवा भी बेची जाएगी। इसका ठीक उदाहरण आपको रेलवे के तौर पर दिखाई दे रहा है। देश में 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, जिसमें कोई भी ट्रेन किसी भी उद्योगपति की हो सकती है। इसका नुकसान ये होता है, इसको सीधे तौर पर समझिए। आपने कोरोना की मार में हॉस्पिटल्स को देखा कि किस तरह सरकारी अस्पतालों में बेड ना होने के कारण आपको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागना पड़ा। प्राइवेट अस्पतालों के बिल 15 लाख से नीचे नहीं जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों के कम होने के कारण उनमें आपको जगह नहीं मिल रही है। जब देश का रेलवे, देश की वायु सेवा, देश के राजमार्ग और तमाम वो सुविधाएं जिस पर आम आदमी निर्भर करता है प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो कल इन पर महंगाई की मार पड़ेगी और वही लोग जो पैसे से सक्षम हैं इनका लाभ उठा पाएंगे। और ये बात आप सीधे तौर पर जानते हैं कि आर्थिक तौर पर इस देश में सवर्ण सक्षम है, बहुजन समाज आर्थिक मोर्चे पर कमजोर है। अब एक बड़ा सवाल निकलकर सामने ये आता है कि अगर सरकार इन सभी चीज़ों को बेच रही है तो सरकार के दिमाग में कोई एक रोड मैप होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। मोदी सरकार पिछले 2 साल से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना आपको दिखा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि वो सपना कैसे पूरा होगा। निर्मला सीतारमण ने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तब भी ये बात वो साबित नहीं कर पाई कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाई जाएगी। अगर देश की वित्त मंत्री 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और देश की जनता को इस बात से सहमत नहीं कर पाती हैं कि उनके पास आने वाले समय का रोड प्लान क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि देश का वित्त मंत्रालय सरकार के आधार पर काम कर रहा है, जनता के आधार पर नहीं। सरकार को जब जनता चुनती है तो इसलिए चुनती है ताकि जनता के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण सरकार करे। एक तरफ कोरोना काल में जब सरकारें एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों को भेजने के लिए टिकट में लगने वाले पैसों पर बंदर बांट की तरह लड़ रही थी, वहीं देश के गृह मंत्री 160 करोड़ की वर्चुअल रैली कर रहे थे। सभी मजदूरों को उनके घर भेजने का किराया अगर जोड़ा जाए तो 100 करोड़ के आसपास का था, जिसको लेकर के भाजपा राज्य सरकारों से झगड़ा कर रही थी कि यह पैसा किसे देना चाहिए। लेकिन वहीं 160 करोड़ की वर्चुअल रैली जो बिहार चुनाव के ऊपर निर्धारित थी, उस पर खर्च करने के लिए पार्टी के पास पैसा था। सवाल यह बनता है कि देश के मुश्किल समय में अगर पार्टियां एक साथ खड़े होकर के समस्या को हल नहीं कर सकती हैं तो फिर कैसी उम्मीद रखी जा सकती है।
प्राइवेटाइजेशन की मार का सामना ये होगा कि आर्थिक हालात में जिनके कमज़ोर हैं, जो लोग गिरे हुए दबे हुए तबके के हैं, उनको इन सभी सुविधाओं से काट दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के हालात आपसे छुपे हुए नहीं हैं। जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में आपको इलाज नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स और वहां के कर्मचारी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। वर्तमान समय में देश को लगभग 6 लाख से ज्यादा नए सरकारी स्कूलों की आवश्यकता है। जो स्कूल अभी मौजूद हैं उनमें से भी 3.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने वाला सिर्फ एक टीचर है। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिना बिल्डिंग के ही चल रहे हैं। कुछ स्कूलों में कंप्यूटर तो पहुंच गए हैं लेकिन अब बिजली नहीं अभी तक पहुंची है। यह अव्यवस्था का उदाहरण देता है। देश के तमाम सरकारी स्कूलों की फीस इतनी कम है कि देश का गरीब आदमी वहां पढ़ता है। हमारे आपके जैसे लोग पढ़ते हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का पैसा नहीं होता है, और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि वो आपकी जेब में समा नहीं सकती है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि सरकार के बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े नेता, बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और सरकार जिनके उद्घाटन समारोह में पहुंच के फीता काटती है, लेकिन उन्हीं सरकारी स्कूलों में जिनमें देश का भविष्य बनेगा वहां झांकने नहीं जाती है। यह दोहरा बर्ताव साफ बताता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आपके अधिकार छीन रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब देश का अनाज भी प्राइवेट हाथ में चला जाएगा और आपके मुंह की रोटी भी किसी और के हाथ की होगी। आप एक बात सोचिए कि छोटी से छोटी मंजन बनाने वाली कंपनी और बड़ी से बड़ी कार बनाने वाली कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के मूल्य को तय करने का अधिकार होता है, लेकिन देश में किसान के गेहूं का दाम सरकार तय करती है। इस खेल को समझिए कि वो इंसान जो आपके देश का पेट भर रहा है उसको मूल्य तय करने का भी अधिकार नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि अगर किसान अपने मूल्य तय करेगा तो उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी और वो सबल बनेगा। किसान सबल बनेगा तो सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि किसानों के मोर्चे पर हर सरकार नाकाम साबित हुई है। आपसे अनुरोध ये है कि आप पतंजलि, जियो और पेटीएम के स्वदेशी पने में मत फंसिए। इस खेल को समझिए कि सरकार रेलवे को बेच करके प्राइवेटाइजेशन के एक नए युग का आरंभ कर रही है। वही सरकार जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती थी आज उसके समर्थन में खड़ी है और देश को बेचने की नई नीतियां तय कर दी गई हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आखिर सवाल कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार से जब सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाला आदमी या तो देशद्रोही हो जाता है या कांग्रेसी हो जाता है। देशद्रोही होना अपने आप में अपराध है और कांग्रेसी होना आज के दौर में गाली हो गया है। लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि कांग्रेसी और देशद्रोही के बीच में एक जनता भी है जो सरकार से सवाल करने का अधिकार रखती है। सरकार को ये बात समझनी होगी कि अगर देश में लोगों में उसके खिलाफ रोष है और सवाल है तो जवाब दिए बिना सरकार ज़्यादा दिन तक भाग नहीं सकती है और देश की संपत्ति को इस तरह से बेचा नहीं जा सकता है। हमें बताइए कि आपको सरकार की नीतियों से कैसी समस्या हो रही है और इस बात का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के हालात आपको परेशान क्यों नहीं करते हैं। हमारे और वीडियोस देखने के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सच्ची सूचनाएं पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।